ठीक है, तो सबसे पहले इंडिया और जर्मनी के पार्टनरशिप के भी 25 ईयर्स हो रखे हैं। ये आपके आईआर के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है। हिस्टोरिकल कोई फिगर याद आती है जर्मनी सुन के? हिटलर, ठीक है, नाजी रजीम। तो उस पे तो नहीं जाएंगे, हमें फ्यूचरिस्टिक ही बातें करनी है। किन किन की मीटिंग हुई है? तो जर्मनी के फेडरल मिनिस्टर हैं इकोनॉमी और एनर्जी के, और हमारे यूनियन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर, इन दोनों की मीटिंग होती है और वही बातें करी गई हैं जो हर एक बायलेटरल ट्रेड के अंदर, रिलेशन के अंदर आप बातचीत करते हो। सबसे पहले आज का फोकस है हमारा इन्वेस्टमेंट के ऊपर, इन्होंने फोकस किया। टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी में भी देखोगे तो ग्रीन हाइड्रोजन पे सबसे ज्यादा फोकस करा है। अब देखो, जर्मनी जो है वो फर्स्ट कंट्री बना था जिन्होंने अपनी हाइड्रोजन बेस्ड बसेस भी लॉन्च करी थी। तो मतलब ग्रीन हाइड्रोजन की टेक्नोलॉजी जर्मनी में आपको काफी ज्यादा एडवांस मिलेगी। इसके अलावा एजुकेशन के सेक्टर में देखोगे तो बहुत से स्टूडेंट अपनी बैचलर भी करते हैं वहां से, कई मास्टर करते हैं, कई 1 साल का कोर्स भी कंडक्ट करके आते हैं। कैपेसिटी बिल्डिंग भी रहती है और साथ में स्किलिंग आ जाएगा आपका एजुकेशन वाले पार्ट में ही। यहाँ पे ही आपकी जो स्किल मैनूवरिंग आपकी किसी भी फील्ड के साथ, किसी भी सेक्टर के साथ रिलेटेड है, वो सारी चीजें इंक्लूडेड है। तो मतलब प्रेज करी कि 25 साल हो गए हमको और हम इन सारी चीजों के ऊपर फोकस कर रहे हैं। अगर मैप के ऊपर देखोगे तो सबसे पहले यहाँ पे इंडिया आ जाएगा, यहाँ सेंट्रल एशिया वाली कंट्रीज आपने पढ़ी थी, ऊपर रशिया वाला पार्ट आएगा, यहाँ पे आपकी यूरोपियन कंट्रीज आएंगी, नीचे वाले पार्ट में अफ्रीकन यूनियन, ये कौन सा सी था? मेडिटेरेनियन। बिल्कुल टॉप पे आपको मिलेगी कंट्री जर्मनी। जर्मनी क्या बाल्टिक सी के साथ बॉर्डर शेयर करता है? यस, करता है। जीडीपी बड़ी स्वीडन की, तो वहां पे जर्मनी भी आया था। और जर्मनी का बॉर्डर पोलैंड के साथ भी लगता है। अब देखो, रशिया, जर्मनी और एक तरफ इंडिया, इंडिया और जर्मनी के 25 साल पूरे हुए, तो यहाँ पे रशिया का जिक्र जरूर किया गया होगा, क्योंकि जर्मनी की भी डिपेंडेंसी है रशिया के ऊपर। किस चीज को लेके? गैस एंड नेचुरल गैसेस, वो सारी चीजें आ जाती हैं, उसका इंपोर्ट जर्मनी भी करता है फ्रॉम रशिया। पर आज के टाइम पे जो जर्मनी की स्ट्रेटेजी है वो थोड़ी सी चेंज होती हुई देखी गई है। उन्होंने बोला कि हम एनर्जी सेक्टर में भी इंडिपेंडेंट होंगे, बिकॉज इंडिया और रशिया के रिलेशन खराब नहीं हुए डिस्पाइट जब रशिया और यूक्रेन का वॉर शुरू होता है। तो वहां पे भी थोड़ी सी आपको कंस्ट्रेंट अभी दिखेगी। बाकी बॉर्डरिंग कंट्रीज बहुत सारी हैं। पोलैंड क्यों न्यूज में था, एक बार आपने पढ़ा था इसके बारे में? आर्टिकल 4 इम्पोज हुआ था नाटो का, ठीक है। तो पोलैंड आ गया, जेक रिपब्लिक, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, लग्जमबर्ग, बेल्जियम और नीदरलैंड्स। तो ये इसके बॉर्डरिंग कंट्रीज आ जाएंगी। लर्न बाद में करवाती हूँ, अभी बस याद रख लो इसको। तो देख लो सिग्निफिकेंस क्या क्या है, तो वही चीजें यहाँ पे दोबारा से लिखी जाएंगी। देखो, हर एक बायलेटरल रिलेशन के अंदर कुछ एक चीजें आती हैं जो बड़ी यूनिक होती हैं, बाकी सेम ही चीजें रिपीट होती हैं। डिफेंस आ जाता है, ट्रेड आ जाता है, इन्वेस्टमेंट आ जाती है। और जर्मनी भी एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फॉरेन इन्वेस्टर है टू इंडिया, और हमारे लिए भी जर्मनी इंपॉर्टेंट है। 12th रैंक के ऊपर जर्मनी आता है हमारे लिए, जिनके साथ हम ट्रेड करते हैं। खैर, अगर डेफिसिट और सरप्लस की बात करें तो जर्मनी का एक फर्स्ट हैंड रहेगा, उनको ज्यादा फायदा होता है हमारे साथ ट्रेड करके, क्योंकि हमारी चीजें सस्ती बिकती हैं और उनकी जो चीजें यहाँ पे आती हैं, व्हीकल हो गए, एयरक्राफ्ट हो गए, वो ज्यादा महंगे अपने को पड़ जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी भी काफी ज्यादा हम इंपोर्ट करते हैं जर्मनी को, पर उनसे परचेज भी करते हैं। तो इस करके डेफिसिट में हम चलते हैं विद रिस्पेक्ट टू जर्मनी, पर इंपॉर्टेंट फॉरेन ट्रेड पार्टनर है, तो आपको ध्यान में रखना है। इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन के ऊपर हम फोकस कर रहे हैं, इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इन्वेस्टमेंट, मैन्युफैक्चरिंग एंड सस्टेनेबिलिटी। बाकी मैंने एजुकेशन का आपको बताया, ये आज की बात नहीं है, बहुत पहले से जर्मनी में इंडियन डायस्पोरा जाती है फॉर द पर्पज ऑफ एजुकेशन। इसके साथ इकोनॉमिक एंड कमर्शियल रिलेशन, ये देख लो, यहाँ पे डेटा दे रखा है 2023 से 24 का अगर देखोगे तो जर्मनी हमारे लिए 12th रैंक के ऊपर आता है, जिसके साथ हम फॉरेन ट्रेड करते हैं, मतलब चीजें खरीद बिक करते हैं। और टोटल हिट कितना कर रहा है ये? तो 33.33 बिलियन यूएस डॉलर्स। पर फेवर किसको करता है? जर्मनी को। मतलब यहाँ पे जो मेन हैंड है, जो सरप्लस में चल रही है कंट्री, दैट इज जर्मनी। हम उतना ज्यादा यहाँ से मुनाफा नहीं कमा पाते। एंड अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स की बात करें, इसमें एफडीआईज भी आएंगे। कितने परसेंट से ज्यादा के स्टेक्स? 10%, और उससे कम के हो तो एफपीआईज आ जाते हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स आ जाती हैं। तो दोनों ही सेक्टर्स के कंपैरिजन में जो एफडीआई है वो लगभग यूएस डॉलर 14.5 बिलियन की देखी गई है, अगर डेटा कंपेयर करोगे आप अप्रैल 2000 से लेके दिसंबर 2023 का। तो उसमें भी रैंक इनका 9th आता है। मतलब बहुत सी कंट्रीज इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करती हैं, एफडीआई के केस में जर्मनी का रैंक इज 9th। इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट, ये G4 ग्रुपिंग, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, आप बार बार सुनते हो। टोटल मेंबर्स 15, और 15 को फिर डिवाइड कर दो 10 और 5 में। 5 यहाँ पे परमानेंट है और नॉन परमानेंट मेंबर चेंज होते रहते हैं, आपको पता है। पर जो 5 मेंबर्स हैं उनके पास वीटो है। और कौन कौन सी 5 कंट्रीज थी वो? वही यूएसए, यूके आ गया, रशिया, चाइना एंड फ्रांस।
ये 5 नेशन है। अब जर्मनी, अब ये जो G4 ग्रुप बना है ना, ये यूएनएससी के लिए ही बना है कि हम में से अगर कोई भी कंट्री का नाम आता है तो हम सपोर्ट करेंगे एक दूसरे को कि इनको यूएनएससी के अंदर परमानेंट सीट मिलनी चाहिए। तो G4 में आपका एक तो ब्राजील आता है, दूसरा जर्मनी है, एक इंडिया है, ये जापान है। जैसे इंडिया की बात आएगी कि इनको परमानेंट मेंबरशिप मिलनी चाहिए यूएनएससी में, तो G4 एक्टिव हो जाएगा। मतलब ब्राजील, जर्मनी और जापान ये फोकस करेंगे कि हम आपको और ज्यादा प्रमोट करें। पर जब बात चलती है तो सारी कंट्री अपना अपना सोचने लग जाती है, कोई किसी को सपोर्ट नहीं करता। खैर G4 में याद रखिएगा ब्राजील, जर्मनी, इंडिया एंड जापान। L69 है, एक और ग्रुप है जिसमें यूएनएससी के लिए बनाया गया था अगेन कि हम सपोर्ट करेंगे दूसरी कंट्रीज को। एंड दूसरी जो चीज आपने ध्यान में रखनी है दैट इज इंडो पैसिफिक एंड आसियान सेंट्रलिटी। अभी के टाइम पे आसियान काफी न्यूज में बना था, आसियान समिट हुआ, नई कंट्री की एडिशन हुई, रीजनल कनेक्टिविटी में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इंडो पैसिफिक रीजन में आपने एक और चीज पढ़ी है विच इज क्वाड। जर्मनी खुश नहीं होता जब इंडिया क्वाड की मीटिंग में पार्टिसिपेट करता है, तो वहां पे एक कंस्ट्रेंट आ जाएगा इंडिया और जर्मनी के रिलेशन में। अब यहाँ पे ट्रैक 1.5 डायलॉग लिखे हैं। अब डायलॉग मतलब बातचीत करेंगे दो कंट्रीज आपस में। इसमें एक ट्रैक 1 भी आता है। 1 में सारे के सारे ऑफिशियल डेलीगेट्स होंगे, मतलब हमारी जो मिनिस्ट्रीज हैं उनके एंड से कोई मेंबर जाएगा और हमारी कंट्री के बिहाफ पे वहां पे बातचीत करेगा। पर जब 1.5 लग गया ना, तो ऊपर मतलब अगर स्टेट एक्टर्स हैं, स्टेट एक्टर आगे सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल, यहाँ पे स्टेट एक्टर भी होंगे प्लस नॉन स्टेट एक्टर्स भी होंगे। नॉन स्टेट एक्टर एग्जाम्पल, हाँ बिजनेसमैन आगे, एनजीओ वाले भी आ जाएंगे, वो सारे नॉन स्टेट एक्टर्स हैं जहां पे गवर्नमेंट का एक्टिव रोल नहीं है, वो खुद अपनी ऑर्गेनाइजेशन बना के आगे चल रहे हैं। हाँ गवर्नमेंट सिर्फ आपको डायरेक्शन प्रोवाइड कर सकती है कि इस दायरे में आपने सारा काम करना है। इसके बाद एक और ट्रैक आता है विच इज 2, इसमें सारे नॉन स्टेट एक्टर्स ही होते हैं, यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। यहाँ पे गवर्नमेंट और जो बाकी के नॉन स्टेट एक्टर हैं वो मिलके काम करते हैं। तो ट्रैक 1.5 डायलॉग्स के जरिए बहुत सारी अलाइनमेंट्स इंडिया और जर्मनी के बीच में देखी जाती हैं, और मेजॉरिटी ऑफ द जो कॉन्वर्सेशंस होती हैं वो ट्रैक 1.5 डायलॉग के अंडर ही आती हैं। नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजी, डिजिटलाइजेशन एंड इनोवेशन। यहाँ पे शेयरिंग करी जाएगी क्योंकि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर आप जर्मनी में भी देखोगे तो आज से पहले, बहुत टाइम पहले से एडवांस होता आया है, तो नॉलेज शेयरिंग भी वहां पे होगी। इसके बाद ग्रीन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट पार्टनरशिप। हाँ जी, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, कौन सा SDG 7। तो हम फोकस कर रहे हैं ग्रीन हाइड्रोजन पे। हमने कोल गैसिफिकेशन एक दिन देखा, क्या किया था उसमें भी, कोल में से हमने ट्राई करा था कि हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट कर पाए, पर वेस्ट मटेरियल बहुत ज्यादा निकल के आता है जिससे एनवायरमेंट दोबारा पॉल्यूट होता है। पर जर्मनी अगर आप जाएंगे तो वहां पे ग्रीन हाइड्रोजन का यूज करके बसेस चल रही हैं, तो मतलब वो उस टेक्नोलॉजी में आगे जा चुके हैं। तो एक जो आपको डेवलपमेंट मिलेगी वो ग्रीन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट पार्टनरशिप मिलेगी। वेस्ट मैनेजमेंट का जो तरीका है वहां पे काफी अच्छा है, तो वो चीजें हम कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे टुवर्ड इंडिया। सर्कुलर इकोनॉमी पे फोकस करेंगे। यस, सोलर वेस्ट, सबने बोल तो दिया कि अपने घरों की छतों पे सोलर पैनल लगा लो। 25 साल की इनकी लाइफ स्पैन रहती है, पर 25 साल के बाद क्या करना है, तो हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है अभी के लिए, लैंड फिलिंग। एक पहाड़ी ढूंढेंगे और वहां से फेंक देंगे ताकि एक और पहाड़ वहां पे खड़ा हो जाए। पर यहाँ पे वेस्ट मैनेजमेंट करी जा रही है, तो उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग भी आपकी रहेगी विद रिस्पेक्ट टू इंडिया फ्रॉम जर्मनी। बाकी डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोलैबोरेशन ये चलती रहती है आपकी मिलिट्री एक्सरसाइजेस। जैसे एक ज्वाइंट एक्सरसाइज आती है दोनों की, तरंग शक्ति। तो ऐसा नहीं है कि इंडिया और जर्मनी ही अकेले होते हैं, और भी कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व होती हैं, पर मेनली जो जर्मनी पार्टिसिपेट करता है वो आ जाती है तरंग शक्ति। बाकी पोर्ट्स को बनाने को, डेवलप करने को, उसमें भी जर्मनी का एक इंपॉर्टेंट रोल रहा है। इवन हम भी अपनी कुछ बंदरगाह हैं जिनको क्या कर रहे हैं, अब ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने के लिए एनकरेज कर रहे हैं कि आप भी प्रोड्यूस करो, गवर्नमेंट आपको हेल्प करेगी। और जितनी भी कटिंग एज टेक्नोलॉजी है उनके लिए फोकस कर रहे हैं। साथ में टेररिज्म के अगेंस्ट दोनों ही कंट्रीज हैं, तो उसके ऊपर हम बातचीत करते हैं। स्किल्ड माइग्रेशन एंड मोबिलिटी, एक फोकस करा गया है कि जितनी भी माइग्रेशन हो, ज्यादातर आप देखोगे इंडिया से जर्मनी की तरफ ही आपको मिलेगी, क्योंकि हम डेवलपिंग नेशन है, वहां पे डेवलप नेशन है, बेटर लाइफस्टाइल, तो डायस्पोरा जाता है हमारा। इन्होंने बोला है लीगल तरीके से करेंगे, और जो माइग्रेशन होंगी वो रेगुलर रहेंगी, इरेगुलर तरीके से नहीं करेंगे। मतलब वो फिर बीच में आप जैसे डंकी रूट जैसे केसेस सुनते हो वैसे सुनने को मिलते हैं। मेडिटेरियन सी आता है, उससे जब जाते हैं तो यहाँ पे भी बहुत स्ट्रॉन्ग टाइट्स चलती हैं, बहुत सी शिप्स कैप्साइज कर जाती हैं जिसकी वजह से लोगों की डेथ होती है। तो इन्होंने भी यही बोला है कि वर्क फोर्स जो है वो हमें स्किल्ड चाहिए होगी, तो आप भी अपने एंड पे वोकेशनल ट्रेनिंग वगैरह ऐड करके अपनी लेबर को स्किल्ड बनाओ, फिर उनको हम एनकरेज करेंगे कि जर्मनी आए और वहां पे कॉन्ट्रीब्यूशन करें। नेक्स्ट इज की चैलेंजेस क्या क्या आ रहे हैं आज के टाइम पे इंडिया और जर्मनी के बायलेटरल पार्टनरशिप के ऊपर। तो एक आपने देख लिया क्वाड वाला रीजन मैंने आपको बता दिया, जिसमें टोटल 4 मेंबर्स आते हैं। वन इज इंडिया,
जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड यूएस। तो जर्मनी नहीं है इसमें ज्यादा इंटरेस्टेड, और इवन जब इंडिया पार्टिसिपेट करता है इन क्वाड जैसी मीट्स के अंदर तो उनको पसंद नहीं आता। तो मतलब एक इमोशनल वो बैरियर आ जाते हैं उनके बिहाफ पे। एंड दूसरी जो चीज है वो रशिया और यूक्रेन की वॉर की वजह से है। पहले अच्छी चीजें चल रही थी, बैलेंस में चल रही है, रशिया अपना ट्रेड कर रहा है, बीच में आ जाते हैं सैंक्शंस, रशिया के ऊपर सैंक्शन लगा देते हैं यूएस, प्लस यूरोपियन यूनियन ने भी सैंक्शन लगाए रशिया के ऊपर। अब यूरोपियन यूनियन में आपने कितनी कंट्रीज देखी थी? 27, और उसमें जर्मनी भी एक पार्ट आता है। और यूरोपियन यूनियन का एक कंस्टेंट क्या निकल के आया था कि जो उन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशन बना दिए, फिर वो सारे यूरोपियन यूनियन के अंदर जो भी नेशंस हैं उन सभी के ऊपर इंपोज करे जाएंगे। तो वही दिक्कत है, अगर जर्मनी खुल के सपोर्ट करना भी चाहे इंडिया को तो यूरोपियन यूनियन का एक बैरियर आ जाता है। ब्रेग्जिट आपने पढ़ा था, यूके ने एग्जिट कर लिया था ना, फिर डाइवर्सिफिकेशन ओपन हुई, यानी कि वो अपने डिसीजन अपने हिसाब से ले सकते थे, पर जर्मनी में वो भी एक बैरियर रहता है। इसके अलावा यहाँ पे लिखा तो है कि जो जर्मनी है डी रिस्किंग के ऊपर ज्यादा फोकस करता है, उनके हिसाब से ट्रेड इज इंपॉर्टेंट, ऐसी मीटिंग्स करना जरूरी नहीं है जैसे क्वाड आप सुनते हो। स्क्वाड क्या था? इंडिया को रिप्लेस कर दो फिलीपींस के साथ, वो स्क्वाड बन जाता है आपका, ठीक है। तो रीजनल प्रायोरिटी के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं। इन्होंने बोला कि हम रशिया से परचेज नहीं करेंगे गैस। सारे यूरोपियन कंट्रीज के अंदर आज के टाइम पे आप देखोगे बथेरी गैस वहां से आ रही है। यूक्रेन बार बार अटैक करता है ड्रोन्स के साथ कि ये जो गैस पाइपलाइंस हैं इनको ही हम तोड़ देंगे। इन्होंने क्लेम तो करा है कि हम इंडिपेंडेंट है एनर्जी के हिसाब से, पर जो इनकी पॉपुलेशन है, जो वहां का क्लाइमेटिक कंडीशन है, उसके हिसाब से वो चीजें वल्नरेबल बन जाती हैं। ये अभी भी डिपेंडेंट है रशिया एंड ऑल उन सभी के ऊपर, और डिस्पाइट वहां पे सैंक्शन लग रखे हैं। और नेक्स्ट आपका इकोनॉमिक एंड ट्रेड बैरियर। एक तो इंडिया के रिस्पेक्ट में अगर लिखना हो तो वही चीज आ गई, फेवर किसका हो रहा है ज्यादा? जर्मनी का हो रहा है। चीजें लगभग हम सेम सी खरीदते हैं, सेम सी ही बेचते हैं, वहां से ज्यादा एडवांस्ड प्रोडक्ट्स हमें मिलती हैं, तो इस करके प्रॉब्लम आती है। और इवन इवन यहाँ पे इंडिया ने भी बोला कि हम भी जो हमारा डिफेंस सेक्टर है उसको इंडिजिनाइज करेंगे। पर आज ही के न्यूज़पेपर में आपने फ्रंट हेडिंग भी देखी होगी, रशिया के साथ हमने कोऑपरेट करा है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, कल भी आया था ये आर्टिकल। न्यूज आपकी थोड़ी सी 2-3 दिन ऊपर नीचे चलती है, किसी न्यूज़पेपर में आज आ जाती है, किसी में कल आएगी, तो वो वेरिएशन चलती रहती है। तो वहां पे कोलैबोरेशन करी है अलॉन्ग विथ रशिया। और एक टाइम पे हमने बोला था कि जितनी भी हमारी शिप्स बना करती थी रशिया के अंदर, अब हम खुद ही बनाएंगे इंडिजिनाइज, क्योंकि अब हमें टेक्नोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग आ गई है। पर कहीं ना कहीं एयरक्राफ्ट में अभी भी पीछे हैं, तो इसी वजह से हमने हेल्प ली है दोबारा से रशिया की। तो मतलब इंडिया और रशिया न्यूट्रल अप्रोच के साथ चल रहे हैं, बेनिफिट जहां पे हो सके उस अप्रोच के साथ चल रहे हैं। तो जर्मनी उस चीज में भी क्रिटिसाइज करता है हमको, इंडिया को। बाकी इंडिया की जो जर्मनी को एक प्रॉब्लम लगती है जो हमारे लिए शायद अच्छी है, दैट इज आत्मनिर्भरता। पर आत्मनिर्भरता में हमने ये भी नहीं बोला कि हमने पूरे क्लोज इकोनॉमी ही बन जाना है। हम बोल तो रहे हैं इनको कि आप 9th रैंक पे आते हो फॉरेन इन्वेस्टमेंट में, तो अभी भी आप इन्वेस्टमेंट करिए हमारी कंट्री के अंदर। तो खैर इनको लगता है कि आत्मनिर्भरता की तरफ जा रहे हैं तो शायद ये गुड्स खुद ही बना लेंगे, तो हमें उतनी चीजें एक्सपोर्ट ना करनी पड़े। बट स्टिल वहां पे एडवांस टेक्नोलॉजी है, हमें खरीदनी ही पड़ेंगी उनसे, चीजें इंपोर्ट करनी ही पड़ेंगी। और देखो जब भी कोई कंट्री अपने लिए प्रोडक्शन करना शुरू करता है उसको कहीं ना कहीं पहले, जैसे मैंने भी बोला, क्लोज इकोनॉमी के साथ, कि ऐसे ना हो सारी चीजें अपनी ही कंट्री के अंदर बन रही हैं तो बाहर से हम कुछ परचेज ना करें। तो जर्मनी बोलता कि मैं तो ओपन मार्केट में बिलीव करता हूँ कि सारी चीजें ओपन होनी चाहिए, ट्रेड चलता रहना चाहिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों चीजें होनी चाहिए। खैर इंडिया की अभी डिपेंडेंसी सारी कंट्रीज पे लगभग बहुत ज्यादा है, हम सारी चीजें आत्मनिर्भर सेल्फ रिलायंट नहीं हो पाए हैं अभी उस केस में। चलो ये तो पॉलिटिकल सा स्टेटमेंट था। अब आते हैं क्या क्या स्टेप्स लेने की जरूरत है ताकि इंडिया और जर्मनी के बायलेटरल पार्टनरशिप और ज्यादा बूस्ट हो सके। तो नंबर 1, यहाँ पे बोला गया है कि जो डिफेंस सेक्टर है हमारा और इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स होते हैं, यहाँ पे इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करते। इंफॉर्मेशन कौन सी? टेक्नोलॉजी की बात नहीं करी गई है, जो थ्रेट किसी रीजन के अंदर लाए करते हैं। अब देखो जब जर्मनी को आपने मैप के ऊपर देखा तो यहाँ पे जर्मनी था, यहाँ पे पोलैंड था, मतलब यूरोपियन कंट्रीज के साथ ही सराउंडेड है। पर अगर इंडिया का मैप देखोगे तो इधर चाइना आ जाता है, यहाँ पे पाकिस्तान आ जाता है, अफगानिस्तान का खैर थोड़ा सा बॉर्डर लगता है तो उतना प्रॉब्लमेटिक नहीं होता, यहाँ पे श्रीलंका आ जाता है, इंडिया के अपने ही रीजनल इश्यूज खत्म नहीं होते। तो जर्मनी ऑफिशियल एक्सचेंज अगर करता है अलॉन्ग विद इंडिया तो यहाँ पे बेटर सजेशंस प्रोवाइड करे जा सकते हैं। कैपेसिटी बिल्डिंग इन डिफेंस सेक्टर पे फोकस किया कि ये जो टेररिज्म रिलेटेड प्रॉब्लम इंडिया में आती है वहां पे ऑफिशियल एक्सचेंज के थ्रू जर्मनी इंडिया को हेल्प कर सकता है। मतलब हमें थोड़ी सी फॉरेन पॉलिसी अपनी न्यूट्रल से प्रो जर्मनी ये दिखाई गई है कि जर्मनी को थोड़ा ऐसे फील करवाओ कि हम हमारे लिए आप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। खैर ट्रेड के पर्सपेक्टिव से देखें तो शायद उतने इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बट स्टिल
एंड नेक्स्ट इज ये देखो यहाँ पे ये लिखी है वो लाइन कि इंडिया अपने डिफेंस सप्लायर्स को डाइवर्सिफाई कर रहा है, पर अभी भी डोमिनेंस अगर आप देखेंगे तो रशिया आप सुनते हो, फ्रांस आप सुन लेते हो, तो इनके ऊपर हमारी डिपेंडेंस आज भी काफी ज्यादा है। और ये जो लिखा है ना कि रशियन हार्डवेयर की हम रिड्यूस कर रहे हैं अपनी रिलायंस ऑन रशियन हार्डवेयर, सबमरीन के केस में ठीक है हमने इंडिजनाइजेशन सीख लिया, पर रशिया का वहां कंट्रीब्यूशन रहा है, हर साल याद करवाया जाएगा कि रशिया की कितनी हेल्प रही है, फ्रेटर्निटी को कैसे इंश्योर करा है। और दूसरा यहाँ पे लिखा है रिडक्शन, बट अभी आप पढ़ रहे हो कि HAL ने वहां पे जाके मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन कर लिया कि आपके साथ हम कोलैबोरेट करके SJ-100 नाम के एयरक्राफ्ट बनाएंगे। मतलब रशिया के ऊपर अभी भी हमारी डिपेंडेंसी है इंडिया की। उसके बाद डीपनिंग इकोनॉमिक एंड ट्रेड टाइज, तो अभी यूरोपियन यूनियन और इंडिया के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात भी चल रही है। इंडिया और यूके की FTA की बात चली थी, वो हमने कर ली क्योंकि वो पास हो चुकी है। यूरोपियन यूनियन और इंडिया की अभी चल रही है बात, तो उसको हम तब करेंगे जब वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो सिंस आपका जो जर्मनी है दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन, तो जब ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट सक्सेसफुल होंगे तभी जर्मनी भी कोई डिसीजन ले पाएगा इन केस ऑफ FTA। और 3 to 5 क्रिटिकल सेक्टर्स के ऊपर हमें फोकस करने की जरूरत है। जैसे इंडिया में फार्मेसीज काफी पॉपुलर हैं, कई बार नाम भी खराब होता है, जैसे कोल्ड ड्रिफ्ट कफ सिरप के बारे में आपने पढ़ लिया तो थोड़ी इमेज भी खराब हुई हमारी। पर यहाँ पे बोला गया है कि फार्मास्यूटिकल के अंदर इंडिया एक एक्टिव रोल प्ले कर रहा है, तो फार्मास्यूटिकल्स भी हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं टुवर्ड जर्मनी। अब यहाँ पे आएगी जो शायद इंडिया के लिए दिक्कत है पर जर्मनी के लिए मैंडेट है, दैट इज स्टैंडर्ड क्वालिटी। उसको मैनेज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा जब हम फार्मास्यूटिकल्स के ऊपर फोकस करेंगे। बाकी ऑटोमोटिव्स, व्हीकल वगैरह मैंने बता दिया, एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं इंपोर्ट भी कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी, ये सारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों चीजें चल रही हैं, अलॉन्ग विद जिसमें हम अभी इमर्ज करने वाले हैं दैट इज सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजिकल एंड ग्रीन कोलैबोरेशन, ये मैंने आपको बता दिया, ग्रीन हाइड्रोजन रोड मैप के ऊपर फोकस कर रहे हैं, बस का भी एक एग्जांपल आप ऐड कर सकते हो। ज्वाइंट वेंचर्स हम सेलेक्ट कर रहे हैं, मतलब गवर्नमेंट अपनी प्राइवेट कंपनीज को एनकरेज कर रही है कि जाइए दूसरी कंट्रीज के साथ अपनी कोलैबोरेशंस करिए। और एनहांसिंग डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन, तो इसमें रियल टाइम इंटेलिजेंस शेयरिंग होनी चाहिए क्योंकि इंडिया बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करता है फ्रॉम टेररिज्म और वो जो टेरर फाइनेंसिंग होती है इंडिया के केस में। देन बिल्डिंग ट्रस्ट, यहाँ पे सारी चीजें आ जाएंगी लगभग। ट्रस्ट कैसे आप बिल्ड कर पाते हो, जब आप दोनों कंट्रीज के बीच में एक रेजिलियंट अंडरस्टैंडिंग बिल्टअप होती है। तो जितने भी पीछे आपने फैक्टर्स पढ़े वो सारे ही पॉइंट्स यहाँ पे एप्लीकेबल हैं। और एक चीज जो आप अपने मेंस वगैरह में यूज कर सकते हो, मल्टीपोलर गोल। ऐसे ना हो कि हम एक ही सेक्टर के ऊपर फोकस्ड हो जाए, मल्टीपोलर होने चाहिए, मल्टीपल सेक्टर्स के अंदर फोकस करने की ट्राई करिए। सो ये था आपका इंडिया और जर्मनी के 25 साल स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप को हो चुके हैं, तो इस वजह से ये न्यूज में था, इसके बारे में भी ध्यान में रखना है।